तो रिडॉक्स में आप लोगों को कुछ डाउट है तो पूछ लो पहले, एंड उसके बाद लिक्विड स्टार्ट कर दें। ठीक है, कौन सी वाली एक्सरसाइज में डाउट है? एक मिनट, करके लाए हो आप लोग, सॉल्व किया? सॉल्यूशन में एक लेक्चर लगेगा मुश्किल से अमन। अगर क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे तो एक और लेक्चर, 2 लेक्चर मैक्सिमम। ठीक है, तो अभी आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। केमिस्ट्री में एक एक लेक्चर भी। ये संडे को एग्जाम है क्या आपका? इस संडे को मैं हूँ नहीं अवेलेबल। इस संडे को एग्जाम नहीं है ना? एग्जाम है? एग्जाम है। अच्छा, आपके प्री बोर्ड कब खत्म हो रहे हैं? जिन लोगों के प्री बोर्ड हो रहे हैं एलएचएसएस वालों के, कब से कब तक है आपके प्री बोर्ड? ट्वेंटी सेवन टू फिफ्थ, तो उसमें भी जो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहेगी। 5th 7th अक्टूबर के बाद ही समझो लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है मुझे। 7th अक्टूबर के बाद बढ़ेगी। आप प्री बोर्ड वगैरह दे लो, ठीक है। चलो फिर अभी चलें आगे। होम असाइनमेंट 1 में कोई डाउट? होम असाइनमेंट 1, एनी डाउट इन होम असाइनमेंट 1? 16 क्वेश्चंस। नंबर 3, तो लिखा है ए 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्सिलेट, फॉर्मूला लिखना सही करना है, ठीक है। Fe3 प्लस फेरिक ऑक्सिलेट C2O4 2 माइनस, कैसे होगा? 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Fe2 C2O4 होल थ्राइस, तो ऑक्सीडाइज बाय x मोल ऑफ MnO4। ये यहाँ पे x मोल MnO4। कुल मिला के आप इसका वैलेंसी फैक्टर देख लो। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा? फेरिक है तो फेरिक तो 3 प्लस में 3 प्लस में ही रहने वाला है। जो C2O4 है वो CO2 में जाने वाला है। ठीक है, तो +4, हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 6 कार्बन आर देयर। हर कार्बन जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, गलती यहीं पे हुई है आपकी। एक्चुअल में जो बैलेंस वेक्टर आएगा वो आएगा 6, +3 से +4 गया, 1 का चेंज, 6 कार्बन के लिए 6 का चेंज। ठीक है, इसका बैलेंस वेक्टर 6 है। 6 into 1 equals to बैलेंस वेक्टर ऑफ KMnO4 जो है वो 5 है, इंटू लेट्स से x, तो x की वैल्यू आ गई 6/5। एंड 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट, फेरस ऑक्सलेट के लिए बैलेंस वेक्टर आता है 3 into 1 equals to 5, 5 into y, y की वैल्यू होगी 3/5। x y का रेशियो आपका फिर ऐसे 2:1 का आ गया। ठीक है, गलती कहाँ की? यहाँ पे फॉर्मूला लिखने में। ये वही लिखा हुआ है फेरस ऑक्सलेट। क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो गड़बड़ है बनी। तो आसान है, नंबर ऑफ मोल्स आपसे नहीं समझ में आ रहे, 1 मोल। y की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 3/5। होम असाइनमेंट 1 में और कोई डाउट? सबसे हो गया, वेरी गुड। होम असाइनमेंट 2 में कोई डाउट? कितने क्वेश्चन है इसमें? 22। एनी अदर डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 होम असाइनमेंट 2 का ना। सल्फेट कंटेन्स 42.2%, ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, मान लो ये मेटल है, ये सल्फेट है,
कुछ mx M2SO4x बना रहा है फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट वाला लगा दो यहाँ पे, तो मान लो इसका इक्विवेलेंट वेट E है, राइट। अच्छा 42.2% है सल्फेट, ठीक है। सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, SO4 2 माइनस, टोटल मास कितना हुआ 96/2 48, ठीक है। चार्ज कितना -2, 96/2 48 हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो लिखा है 42.2% एलिमेंट है, तो बाकी क्या होगा 57.8% सल्फेट होगा, बस 42.2 डिवाइड बाई E इक्वल्स टू 57 पॉइंट जो भी 8 डिवाइड बाई 48, तो सॉल्व कर लो। अगर 7 से कट करेंगे तो 7 और ये हो जाएगा 8 से ये 8 6 सॉरी, E की वैल्यू आ गई 36 के आसपास, 36 के आसपास ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा रॉन्ग आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, यही ना, तुमने जो बोला समझ में नहीं आया, यही होगा। यस सर यस। हाँ, ये लिखा है 100 ml ऑफ वेपर ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल एट STP, वेपर ऑफ क्लोराइड है, एट STP उनका वेट 0.72 ग्राम है। पहले से देख लो 100 ml का वेट है 0.72 ग्राम, 22,400 ml मतलब 1 मोल का कितना हो जाएगा वेट, तो 0.72 इंटू 224 0.72 डाल लेना, तो आ गया मोलर मास। अब इसने लिखा है मेटल का है ना, क्लोरीन का परसेंटेज 65 क्लोराइड ऑफ मेटल कंटेन 65.5% क्लोरीन, तो बस फॉर्मूला लिख लो MClX MCl माइनस तो MClX, ठीक है, तो कुछ बन गया। और इसमें बोला गया 65.5%, इतना है 65.5 डिवाइड बाई 35.5 कितना रह जाएगा 35.5, इसका कितना वैल्यू आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट की, ठीक है। yes. इससे इक्विवेलेंट वेट निकालो कितना आएगा लगभग तो शायद 19 के अराउंड कुछ आया, 19 के अराउंड आया, तो बस 19 और पूरा मेटल जैसे पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, तो 19 प्लस 35.5 कितना आया ये 54.5, और यहाँ से ये कितना आया था है ना, ये 109 समथिंग के आसपास आएगा, राइट। ऐसे अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, चेक कर लेना, नहीं 109 नहीं, एक ज्यादा ही आएगा 0.72 कितना आया ये, कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले, तो ये देख लेता हूँ 65.5 डिवाइड बाई 35.5 और 11.845 35.5 divided by 1.845 19.24 आया था, ठीक है। और फिर ये इससे आया 161, ठीक है। ये अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा MClX, तो 19 प्लस ये कितना हो गया 35.5x इक्वल्स टू 161, इससे x की वैल्यू निकाल लो, तो ये आ जाएगा MCl4 के आसपास। ये फॉर्मूला MClX कैसे होगा, m को m की वैलेंसी वैलेंसी x है, Cl की तो 1 ही होने वाली है, सर उन्होंने आंसर MCl3 दिया।
फिर आंसर करेक्ट कर लो, क्योंकि और तो अपना सही है, बाकी कुछ गलती नहीं है। ओके सर, यही कंफर्म कर। ऐसा हो सकता है यहाँ उल्टा हो गया हो ये कैलकुलेशन, तब MCl3 आ सकता है शायद। ये 65.5% क्लोरीन की जगह मेटल हो, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट 65 आएगा और इसका आंसर आया कुछ ऐसा। यहाँ थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, तब आ सकता है, नहीं तो MCl4 ही आएगा। ठीक है, और कोई डाउट? 22 तक और कोई डाउट? होम असाइनमेंट 2 आप लोग करके लाए हो ना? मैंने लास्ट क्लास में बोल दिया था कि भाई कर लेना। यस सर। सुशील करके लाए हो? कहाँ है सुशील? एक लड़का गायब है, बीच बीच में आता है। कहाँ हो? है? हाँ सर। अच्छा ठीक है। और ये अनुष्का ने उसने भी किया है, चलो देखते हैं। बाकी लोग गई, ठीक है। होम असाइनमेंट 3 में कोई डाउट? तो जिनके जिनके नाम नहीं लिए हैं वैसा मत सोचना कि उनके बारे में पूछ ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 वेदश्री, ठीक है ना? होम असाइनमेंट 2 का 20, ठीक है। तो इसमें लिखा है 3 ग्राम ऑफ ए ऑक्साइड ऑफ ए मेटल इज कन्वर्टेड टू क्लोराइड कंप्लीटली, इट यील्ड्स 5 ग्राम ऑफ क्लोराइड। तो मान लो कोई मेटल ऑक्साइड है M2OX, राइट? ये मेटल ऑक्साइड है। कैसे लेते हैं हम? बैलेंस ही पता नहीं है, x लिख लिया। ऑक्सीजन की तो पता है ना, 2 होती है -2, तो ऐसे लिख लिया फॉर्मूला। M2OX है कोई, कन्वर्टेड टू क्लोराइड कंप्लीटली। आई थिंक ये कह रहे हैं MClX, ऐसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है। And it yields 5 gram of chloride. I'm just imagine ये they are saying कि metal chloride 5 ग्राम बन रहा है 3 ग्राम से, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो क्या करेंगे फिर? इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 3 ग्राम, 3 डिवाइड बाई E plus 8 इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई E plus 35.5। तो इससे E की वैल्यू आ रही है क्या कुछ? ये हो जाएगा 35.5 इंटू 3, 7106.5 प्लस 3E इक्वल्स टू, सही आ जाएगा 5E plus 40। ठीक है, तो 2E की वैल्यू आ गई 66.5, E की वैल्यू आ गई 33.25। आ गया मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे लिखा हमने? इसका इक्विवेलेंट मास E, इसका 8, इसका E, इसका 35.5। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सॉल्ट क्या होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कोई एनायन आ रहा है, राइट, उसके साथ। ठीक है वेदश्री? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद होम असाइनमेंट 3 में कोई डाउट? होम असाइनमेंट 3 कितने क्वेश्चन है इसमें? 13 क्वेश्चन है, कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AH2H3 ऑक्सीडाइज्ड टू H3SO4 एंड H2SO4 बाय 1 मोल ऑफ HNO3, एंड उन्होंने बोला है कि HNO3 इज रिड्यूस्ड टू NO। तो यहाँ से इसका बैलेंस वेक्टर बदल गया, +5 से +2 3, बैलेंस वेक्टर 3, सही है, राइट। अगर याद हो AH2H3 का, तो इसका बैलेंस वेक्टर 28 समथिंग आता था, है ना? तो ये मेरे को ऐसे याद आ रहा है, but I will क्रॉस चेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये तो है +3 में, ये -2 में, +5 में, +6 में, राइट। तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, +3 से +5, है ना? 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 3। 2 के लिए चेंज कितना हो जाएगा? 2 × 2 4, और -2 से, है ना,
जैसे -2 से +6 जा रहा है, चेंज हो गया 8, 8 into 3 24, तो 24 + 4 28, तो वैलेंस फैक्टर आ गया 28। बस अब देख लो 28 into number of moles, let's say x mole equals to 3 into 1, x की वैल्यू क्या आ गई 3/28। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको ये 28 पता होता तो आपको बस ऑप्शन ही एलिमिनेट करने थे, है ना। क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ, पूरे होम असाइनमेंट 3 में एनी अदर डाउट? कितने लोगों ने ये एक्सरसाइज ढंग से कर ली है, हाँ तो जाओ। कितने लोग हैं जिन्होंने ये एक्सरसाइज पूरी कर ली है? देखिए भाई कितने लोगों ने किया है। देखो 10% बच्चे कर रहे हैं, 15, चलो 15% हो गए। ये जो तरीका है कि खुद से सॉल्व करने का, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, अभी सीखो ये। अभी मैं बोला था ना आपका, जब हम पढ़ाना बंद कर देंगे तो खुद से आपको आदत डालनी है सॉल्व करने की। जब तक आप लोग प्रेशर होके सॉल्व करने की आदत डालते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी वो आदत भी सीखो, अपने आप से अपने टारगेट बनाओ दिन के और फिर सॉल्व करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। होम असाइनमेंट 4, एनी अदर डाउट? होम असाइनमेंट 4 क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 तो ये कह रहे हैं कि 0.5 ग्राम ऑफ प्योर इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड व्हेन हीटेड विद एक्सेस NaOH गिव अमोनिया गैस। पहले इस पे समझते हैं कि क्या होगा। बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़े अलग ही ले लेते हैं। होम असाइनमेंट 4 आई थिंक टाइट्रेशन से रिलेटेड है पूरा, उसमें यस, इसमें आपको डाउट आएंगे। वेरी गुड। तो अमोनियम क्लोराइड की अगर रिएक्शन हो रही है NaOH से तो अमोनिया गैस निकलेगा। ये बात आगे भी याद रखनी है, ब्लॉग में भी आएगा कि अगर अमोनियम के लेट्स से सॉल्ट हैं, अमोनियम के ऐसे सॉल्ट हैं जिनमें कोई ऐसा एनायन नहीं है जो खुद में ऑक्सीडाइज करता हो, ठीक है। तो ये अमोनियम क्लोराइड एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। NH4 NH3 + HCl ऐसे लिखा हुआ है ना। इसकी NaOH से रिएक्शन होगी मान लो, NaOH क्या करेगा, इस HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो क्या निकलेगा, अमोनिया गैस निकल जाएगी। तो अमोनियम के सॉल्ट की अगर NaOH से रिएक्शन होती है, अमोनियम सॉल्ट की अगर NaOH से रिएक्शन होती है तो क्या निकलता है, अमोनिया निकलता है। ठीक है, विच इज एब्सॉर्ब्ड इन। अभी अमोनिया कितनी निकली, क्योंकि हमसे प्योरिटी पूछी गई है, वी डोंट नो कि इस 0.5 ग्राम में कितना NH4Cl था, तो हमें पता नहीं है। क्या करेंगे, बैक टाइट्रेशन वाला मेथड है। ऑलरेडी हम जो है ना एक्सेस H2SO4 ले लेंगे। कितना ले लिया हमने, 150 ml ऑफ N/5 H2SO4। क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन, अमोनिया एसिडिक लेट्स से गैस, सॉरी बेसिक गैस है, H2SO4 एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन अमोनियम सल्फेट बने, ये बन गया। Excess of acid is completely neutralized by 20 ml of 1 normal NaOH। ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा का पूरा H2SO4 तो यूज हुआ नहीं, राइट। इसका जो एक्सेस था वो NaOH ने क्या किया, न्यूट्रलाइज किया। तो बस, तो हमें क्या लिखना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया रिएक्टेड इज, कितने मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, जितना आपने ये H2SO4 लिया, इनिशियल अमाउंट ऑफ H2SO4 टेकन, इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 माइनस, है ना, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH required in back titration, यही तो रिएक्ट करेंगे। तो ये कितने हो गए, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो वैलेंसी फैक्टर से तो कोई लेना देना नहीं है, नॉर्मेलिटी दे रखी है ना, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आ गया 1/5 इंटू 150 माइनस 20 ml ऑफ, यहाँ पे भी नॉर्मेलिटी दे रखी है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
30 20 into 1, तो ये कितनी आ गई वैल्यू 30 minus 20 that is 10. 10 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3 हो गए. क्या पूछा इन्होंने परसेंटेज ऑफ अमोनिया इन अमोनियम क्लोराइड इज, मतलब इस सैंपल में अमोनिया का मास देख रहे हैं, तो आपको अगर मिली इक्विवेलेंट पता है तो मोल्स निकाल लेंगे, पहले मिली मोल्स निकाल लेंगे. अमोनिया का वैलेंस फैक्टर कितना है 1 ही है, तो मिली मोल्स आ गए 10, मोल्स आ गए 10 to the -3, 10 into 10 to the -3, राइट, विच इज 0.01 मोल्स. मास कितना आ जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास, तो 17 into 0.01 दैट इज 0.17 ग्राम. तो अमोनिया जो है वो सैंपल में 0.17 है. इन्होंने किसका आंसर पूछा है परसेंटेज ऑफ अमोनिया पूछा है. अगर ये अमोनियम क्लोराइड पूछ रहे होते तो फिर मास में यहाँ मल्टीप्लाई किससे करते हैं अमोनियम क्लोराइड का मास है ना, 17 की जगह क्या लिखते हैं अमोनियम क्लोराइड का मास. समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अभी यहाँ तो नहीं है, यहाँ केवल अमोनिया पूछ रहे हैं, तो अमोनिया ये आ गया 0.17. तो परसेंटेज कितना हो गया 0.17 डिवाइड बाई 0.5 into 100, तो आ गया 34. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 11 एंड 8th में क्या है equivalent weight of KH HC2O4 H2C2O4.4H2 used in neutralization. अब ये न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, राइट, और यहाँ पे दिख रहा है ये एसिडिक हाइड्रोजन की बात कर रहे होंगे कि राइट यहाँ पे, तो न्यूट्रलाइजेशन एसिडिक हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने हैं, एक यहाँ पे और दो यहाँ पे, कितने हो गए 3. सुना है? कोई कंपाउंड है ऑक्सैलिक एसिड और इसके सॉल्ट का एक साथ. नंबर 11. नंबर 6 एक मिनट आते हैं 6 11 में. What would be the normality of 0.1 molar K2SO4 solution used as precipitating agent of Pb2+? अब अगर नॉर्मेलिटी पूछ रहे हैं तो इससे कोई लेना देना नहीं है Pb2+ या फिर क्या, ठीक है, फिर इससे लेना देना है कि जो ये है. अच्छा ओके, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, अब समझा. तो ये कह रहे हैं यहाँ पे तो होता क्या है रिएक्शन, यस कैसे आएगा Pb2+ अगर मान लो रिएक्ट कर रहा है Cr2O7 से 2-, ये बनाता क्या है PbCrO4 बनाता है. एक्चुअल में यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है, ये +6 से +6 में ही रहने वाला है, इसलिए उन्होंने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट दे रखा है. ठीक है, यहाँ पे तो अब यहाँ पे हम कैसे समझेंगे, राइट, ठीक है, तो अब इसको सॉल्ट के हिसाब से समझो. ठीक है, इसको सॉल्ट के हिसाब से समझेंगे तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 आ जाएगा. जीरो 0.1 से 0.2 नॉर्मल बनेगा. ठीक है, ये है, क्या है आंसर इसका, डी दे रखा है, डी दिया. प्रेसिपिटेटिंग एजेंट में आपको याद रखना है PbCrO4 प्रेसिपिटेट बनाता है. ठीक है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था शुरुआत में Pb2+, फिर एकदम से स्ट्राइक. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. अरे ये वाला क्वेश्चन तो क्लास में कराया है, कौन पूछ रहा है ये YX आया था ना क्लास में. बट थोड़ा सा वो टफ लग रहा है सर, एक बार और बता देंगे. अच्छा ठीक है, तो देखो इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे पार्ट में, एक मिनट. ठीक है, तो ये पहले समझ लेते हैं. मिक्सचर ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3, लिख लिया NaHCO3 प्लस Na2CO3.
न्यूट्रलाइज बाई x ml of 1 molar HCl using phenolphthalein indicator. phenolphthalein में कौन न्यूट्रलाइज होगा? Na2CO3 होगा. कब तक होगा? NaHCO3 तक. ठीक है, मान लो इसके A मोल है और इसके B मोल्स हैं. ठीक है, तो इसका बैलेंस वेक्टर क्या होगा? फर्स्ट टाइट्रेशन के लिए 1 A into 1 equals to, यहाँ पे क्या दे देगा? x ml of 1 मोलर. तो मिली मोल्स कितने हो जाएंगे? ये मिली मोल्स हो जाएंगे. तो Na2CO3 कहाँ तक जाएगा? फर्स्ट वाले एंड पॉइंट में NaHCO3 तक जाएगा, इसलिए इसका बैलेंस वेक्टर क्या हो गया? 1. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज नथिंग बट A into 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x. ठीक है, our mixture is neutralized by y ml of 1 molar HCl by using methyl orange indicator. our mixture इसका मतलब क्या है? शुरुआत से our mixture, क्योंकि अगर है ना मिथाइल ऑरेंज इसी में डाल रहे होते तो फिर वो अब मिक्सचर नहीं बोलते. अब मिक्सचर में NaHCO3 में कन्वर्ट हो चुका होता Na2CO3. ठीक है, अब मिक्सचर बोल रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल फिर से स्टार्टिंग कर रहे हैं. NaHCO3 Na2CO3, ये B का B रहेगा, ये A है, और इसका बैलेंस वेक्टर अब कितना है? 2. मिथाइल ऑरेंज में ये पूरा है Na2CO3 H2CO3 में कन्वर्ट होगा, ऐसे यहाँ पे भी. ठीक है, मिथाइल ऑरेंज के टाइम पे. तो अब यहाँ पे क्या हो गया? B plus 2A equals to y आ गया. ये दो इक्वेशन है. 1 2. ये क्या कह रहे हैं? The mole of CO2 evolved in heating the above mixture. above mixture को हीट करना है. ठीक है, तो अगर मान लो Na2CO3 को हीट करें तो CO2 निकलता है क्या? नहीं, नो रिएक्शन. NaHCO3 को अगर हीट करें तो क्या होता है? CO2 निकलता है, राइट? 2 times Na2CO3 से Na2CO3 plus CO2 plus H2. अगर मान लो यहाँ पे A मोल्स होंगे तो यहाँ A/2 मोल्स बनेंगे, क्यों? उसे 1 बन रहा है. तो कुल मिला के आपको A निकालना है, सॉरी B निकालना है. यहाँ B मोल्स थे, सॉरी B/2. कुल मिला के आपको B निकालना है. ठीक है, अब देखो A की वैल्यू तो x के बराबर है, तो B की वैल्यू क्या होगी? y माइनस, है ना, ये इधर चला जाएगा 2x. ये B की वैल्यू हो गई. अच्छा, ये B की वैल्यू मिली मोल्स में हुई, है ना, सिंस इन्होंने मोल्स पूछे हैं तो ये 1000 का टर्म इसीलिए लिखा हुआ है, राइट? तो B की वैल्यू अगर मोल्स में देखे जाएंगे तो y माइनस 2x डिवाइड बाई 1000 हो गया. अब CO2 कितना है? y माइनस 2x डिवाइड बाई 2000. क्या हो गया आंसर? ठीक है, सर मेरे को एक डाउट था. यहाँ पे अबाव मिक्सचर जो वर्ड यूज किया है ना, तो मतलब यही है ना कि NaHCO3 plus Na2CO3 वो न्यूट्रलाइज होने के बाद जो मिक्सचर आता है वो होता है. नहीं 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 भाई, अब मिक्सचर का मतलब बिल्कुल बिगिनिंग से टाइट्रेशन कर रहे हैं. ओके सर. उसमें दो हमने केस बताए थे ना डबल टाइट्रेशन में. एक में था एक फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद दूसरा एंड पॉइंट आ रहा है सेम सॉल्यूशन में. हाँ. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बिल्कुल फ्रेशली कर रहे हैं. ओके सर, ठीक है, समझा. यस सर, थैंक यू सर. चलो भाई, और बताओ इस होम असाइनमेंट 4 में और कोई डाउट? तो सर आपने वो 11th वाले में उसे सॉल्ट क्यों ट्रीट किया, वो पार्ट थोड़ा नहीं समझा. शॉर्ट टू 11th वाले पार्ट में आपने सॉल्ट टाइप क्यों ट्रीट किया. सॉल्ट इसलिए ट्रीट किया, वैलेंस रिएक्टर में तो कोई चेंज, वो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है. Cr2O7 से CrO4 जा रहा है 2 माइनस, ओके तो +6 का +6 में ही है, ऐसा. इसलिए फिर सॉल्ट लेंगे. अरे ऐसा हो गया ना, जैसे H2C2O4 है ना, तो ऐसा. C2O4 2 माइनस मान लो, अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है ना, तो वो एसिड की तरह ट्रीट होगा ना, तो 2 दे रहे वैलेंस वेक्टर ऐसे यहाँ पे. अच्छा ऐसा समझ. तो यहाँ पे ये सॉल्ट की तरह ट्रीट होगा. ठीक है, अब बताओ भाई, गेट इक्विप टू जेई IIT जेई, इसमें बताओ गेट इक्विप टू IIT जेई. क्वेश्चन नंबर 1 to 10. क्वेश्चन नंबर 1 to 10, एनी डाउट? वेरी गुड. फिर 11 to 20, 11 to 20, 12, 10, 10, 12, okay, 10 and 12.
5.3 ग्राम ऑफ 10th क्वेश्चन है 5.3 ग्राम ऑफ M2CO3 is dissolved in 150 ml of 1 molar HCl. Unused acid required 100 ml of this. Hence the equivalent weight of M is. ठीक है. Number of equivalent of M2CO3 कितने हो जाएंगे? 5.3 डिवाइड बाई E प्लस CO3 का कितना होगा? 2 माइनस. इसका बैलेंस वेक्टर कितना होगा? इसका होता है 60, राइट? मास 60 बाई 2 30. इतनी बात समझ में आ रही है अमन? यस है ना? इक्वल्स टू. अब यहाँ पे इन्होंने एक्सेस में ये दिए थे और इसमें ये है ना इसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे. तो 150 माइनस है ना, यहाँ पे कितना आया? ये 50 मिलीमोल्स आए, तो इनटू 10⁻³ या डिवाइड बाई 1000. मिलीमोल्स को मोल्स में क्यों करना पड़ा? क्योंकि मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास मोल्स आता है, ना कि मिलीमोल्स, इसलिए डिवाइड बाई 1000 करना पड़ा. और यहाँ पे ml दे रखा है, तो ये मिलीमोल्स में आंसर आएगा. बस तो आ जाएगा आपका 5.3 डिवाइड बाई E प्लस 30 इक्वल्स टू, ये तो 100 आया, 100 डिवाइड बाई 1000 इज 1/10. ये 53 हो गया, ये E प्लस 30 हो गया, E की वैल्यू 23 आ गई. अब 23 तो दे ही नहीं रखा है आंसर. यस सर, यही डाउट था. सर वो 2 ही नहीं होगा क्या? हाँ 2 ही नहीं होता क्या? एक मिनट, CO3 का फिर से देखो, ये कितना है? 12 प्लस ऑक्सीजन 48, सही तो है? हाँ 30. हाँ क्या कह रहे हो बेटा? सर वो E कैसे आ गया? 2 ही नहीं होगा. कोई क्यों होगा? इक्विवेलेंट मास लेते हैं ना, मोलर मास थोड़े ले रहे हैं. ओके सॉरी. हमेशा इक्विवेलेंट मास लेते हैं. तो आई थिंक ये आंसर देख लो कि ये तो अगर तुम्हें 2E वाला डाउट आ रहा है ना, तो इसका मतलब है सब गड़बड़ कर दिया तुमने. अब पीछे आंसर 53 दिया है. आंसर 50 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नहीं होगा, फिर मेटल कार्बोनेट होगा फिर वो. ओके सर. ठीक है, 53 आ जाएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. फिर नेक्स्ट था 12 आई थिंक, नहीं 17 है, और कौन सा है? 12 भी है. 12 एंड 17. 12 में देखो क्या है. I2 obtained from 0.1 mole CuSO4 required 100 ml of 1 molar hypo solution, hence mole percentage of pure CuSO4 is. ठीक है. अब इसका मतलब है जब इन्होंने प्योर CuSO4 बोला है, तो ये मेरे हिसाब से मोल है, सैंपल है ना? ये क्या है? सैंपल में 0.1 मोल है, और दे आर आस्किंग कि इसमें प्योर CuSO4 कितना है. ठीक है, क्योंकि और कोई कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे किसी और तरीके का. राइट, मोल परसेंट पूछ रहे हैं, किसमें पूछ रहे हैं? 0.1 मोल ऑफ CuSO4 में. तो इसका मतलब क्या है? ये सैंपल है. अब देखते हैं. तो आपको याद होगा हाइड्रोमेट्री टाइट्रेशन, उसमें ये था कि Cu जो 2+ है वो Cu2 I2 में जाता था, और ये राइट है ना, ये जो Cu2 I2 आपका है ना, यहाँ से I2 निकलती थी, और ये I2 जो है वो Na हाइपो सॉल्यूशन के साथ जाती थी, एंड फिर ऐसे है ना Na2S4O6 + 2NaI, ऐसे रिएक्शन थी. ठीक है, दिस इज द रिएक्शन आई हैव रिटन. तो इसमें ये था कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इज इक्वल्स टू आता था मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. मैं डायरेक्टली रिलेशन लिख रहा हूँ, है ना? मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नथिंग बट इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज नथिंग बट मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हाइपो. तो ये डायरेक्टली आमने सामने लिख दिया. ये तभी नहीं लिखते थे आमने सामने जब यहाँ पे है ना वैलेंस वेक्टर अलग अलग होता था. तो यहाँ पे तो वैलेंस वेक्टर सेम ही है, राइट? एक ऐसा मैंने मॉडिफाइड केस भी बताया था आपको क्लास में, कि जब बैलेंस वेक्टर सेम नहीं है, IO3 माइनस समथिंग ऐसा कुछ दे रखा है तब, राइट? तो 5/3 आता था, याद है तो कुछ? यस सर. हाँ, तो अभी तो बैलेंस Yes. वेक्टर सेम है, तो डायरेक्टली लिख लेते. अब देखो डायरेक्टली लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ले रखा है इसका 1 मोलर हाइपो, इसका बैलेंस वेक्टर 1 ही आता है हाइपो का. तो इसका कितना हो गया? मिलीमोल्स 100 × 1 × इक्विवेलेंट 1. ठीक है, इससे कितने आ गए यहाँ पे? राइट, हाउ मेनी लेट्स से इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 CuSO4, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके मोल्स ऑफ CuSO4?
इनटू इसका बैलेंस वेक्टर कितना आता था, है ना, Cu का, Cu से यहाँ पे ये +2 से +1, राइट, उसमें बैलेंस वेक्टर कितना आता था 1, है ना, जैसे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, टोटल चेंज आएगा 2 का, डिवाइड बाय 2, 1, बस यहाँ पे इनटू 1 आ गया, तो ये आ गया आपके, और ये मिली मोल्स में है तो डिवाइड बाय 1000 कर लेते हैं, ये कितना आ गया 0.1, तो ये 100% प्योर आ गया, है ना, इससे भी क्या है 100% आया, 0.1 मोल में 0.1 मोल प्योर CuSO4, आंसर हो गया 100%। हाँ, अगर यहाँ पे 0.2 मोल्स होता है तो हम कहते हैं 0.1 मोल पर प्योर है, तो आंसर आ जाता 50% ऐसे। क्वेश्चन नंबर 17, oxalic acid forms two series of salt, 0.9 gram of oxalic acid is in 100 ml solution, HC2O4 and C2O4 minus have normality respectively, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी आप इस तरह से भी देख सकते हो कि इन्होंने 0.9 ग्राम दिया 100 ml सॉल्यूशन, H2C2O4 से HC2O4 माइनस एंड H2C2O4 से C2O4 माइनस, मान लो ऐसा ऐसा है, अलग अलग पूछ रहे हैं ये, ठीक है, तो यहाँ पे राइट बैलेंस वेक्टर कितना बना 1, ठीक है, केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, और यहाँ पे बैलेंस वेक्टर कितना बना 2, ठीक है, अब ये 0.9 के हिसाब से कितने मोल्स बनेंगे, 0.9 डिवाइड बाई के मोल्स कितने बनेंगे, या फिर मोल्स के हिसाब से देख लो, 0.9 डिवाइड बाई H2C2O4 का कितना होता है 90, और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 45, तो फिर आ गया ये 45 से 0.02 आया मेरा, तो कौन सा 0.9 डिवाइड बाई 90 इंटू 2, 0.1 नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, 0.9 ग्राम है 100 ml में, 0.9 ग्राम है 100 ml में, हमें तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या चाहिए 1 लीटर चाहिए, ऐसे घुमा दिया इन्होंने, 1000 ml में कितना हो गया 9 ग्राम, ठीक है, 9 डिवाइड बाई 45 0.2 आ गया, ठीक है, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 0.2, सॉरी इसकी नॉर्मेलिटी 0.2, एंड मोल्स कितने हैं, मोल्स हो गए 0.1, अब इसमें वैलेंस वेक्टर, इसके 0.1 मोल तो इसके भी 0.1 मोल, इसके 0.1 मोल तो इसके भी 0.1 मोल, इसकी वैलेंस वेक्टर कितना आ जाएगा, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 0.1 नॉर्मल, 0.1 इंटू 1, इसका कितना आ जाएगा 0.2, 0.1 एंड 0.2, ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 17 के बाद और कोई क्वेश्चन यहाँ तक, गेट इक्विप टू कितने हैं ये, बहुत है, तो 30 तक और कोई डाउट, 30 22 24 27 22 24 27, ओके, लिखा है 1 liter of 0.15 molar NaOH absorbed 11.2 liter millimoles of CO2 from air, hence new molarity of NaOH is, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये जो CO2 है वो एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी NaOH प्लस
CO2 is going to form Na2CO3. क्या बनाएगा? Na2CO3. तो CO2 का, अच्छा अगर आप चाहे रिएक्शन लिख लो, नहीं तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? कैसे पता चला? 2. CO2 H2CO3 बात बराबर ही है। CO2 को पानी में मिला दो तो क्या बन जाता है? H2CO3. कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2. तो अब यहाँ पे मिलीमोल्स दे रखे इन्होंने 11.2 मिलीमोल्स, तो यहाँ पे कितने इक्विवेलेंट हो गए? 11.2 into 2, कितने इक्विवेलेंट हो गए? अब यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट है? 1 लीटर है, 1 लीटर को 1000 ml लिख ले रहे हैं into 0.15, तो कितना हो गया ये? 150 ml, 150 मिलीमोल, सॉरी। तो अब NaOH के इक्विवेलेंट कितने हो गए? सेम आ गए। अगर इक्विवेलेंट के हिसाब से देखेंगे तो इक्विवेलेंट NaOH कितना है? 150 इक्विवेलेंट। इसके कितने हैं? 22.4। तो ये 22.4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने? 22.4 चले जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 1 कितने हो गए? 127.6 मिलीमोल्स। उसने पूछा है न्यू नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, तो ये सॉरी मोलारिटी कितनी हो जाएगी? ये मिली इक्विवेलेंट या मिलीमोल्स बात बराबर है। NaOH के लिए तो क्या है? वैलेंस फैक्टर 1 है। ठीक है, तो या तो ऐसे सॉल्व कर लो, फिर से बता दे रहा हूं मैं। पहले आपने CO2 की क्या निकाले, है ना, मिली इक्विवेलेंट निकाले 22.4, और मिली इक्विवेलेंट निकाले NaOH के, तो बचे कितने? 127.6 इतने बचे मिली इक्विवेलेंट। तो NaOH का वैलेंस फैक्टर क्या है? 1 है, तो 127.6 मिलीमोल्स बच गए। तो मोलारिटी कितनी आ गई? डिवाइड बाय 1000, है ना, मिलीमोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो इससे आपका आ गया आंसर। दूसरा है रिएक्शन लिख लो, ये तो इतनी डिफिकल्ट रिएक्शन लग नहीं रही है, तो आप मोल मोल रिलेशन से भी निकाल सकते हो, है ना। तो रिएक्शन होती है NaOH plus CO2 gives Na2CO3, वी आर गोइंग टू बैलेंस इट, तो 2 आ जाता है यहाँ पे, और फिर इससे H2 आ जाता है। यहाँ से भी देख सकते थे 11.2 के लिए कितने चाहिए? 22.4। ना यू कैन से कि कितना बचेंगे, है ना, 150 थे इनिशियली, बचे कितने? दूसरे आंसर 22 हो गया। नेक्स्ट 25, 27, 25, 27. An excess of NaOH was added to 100 ml of ferric chloride solution. Ferric chloride is FeCl3. This caused the precipitation of 0.1425 gram of FeOH whole thrice. Calculate the normality of ferric chloride solution. ये excess में है ना, मतलब जितना भी ये फेरिक क्लोराइड होगा वो सारा का सारा प्रेसिपिटेट में चला देगा। ठीक है, और क्या ही कह रहे हैं, तो बस FeCl3 से FeOH होल थ्राइस जा रहे हैं, तो चाहे आप मोल्स ले लो सेम ही आएंगे ना, 1 मोल से 1 मोल बनेगा ये, आप मोल से भी ले सकते हो, राइट। हाउ मेनी, लेट्स से मोल्स आर देयर? 1.425, आपको इक्विवेलेंट की जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट लोगे तो दोनों केसेस में बैलेंस फैक्टर 3 आएगा, तो अभी मैं इक्विवेलेंट को भी स्किप कर दे रहा हूँ, केवल इससे देख रहा हूँ। 1.425, आयरन हो गया 56, OH कितना हो गया? 17, 17 to 3 is 55, 1425 डिवाइड बाई 107, जितने यहाँ मोल आएंगे उतने ही यहाँ मोल बनेंगे। कितने हो गए? 14425 डिवाइड बाई 107, ये मोल्स आ गए, है ना। एडेड टू 100 ml, तो बस ये डिवाइड बाई क्या पूछा है? कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए अच्छा, ये तो मोल्स आ गए इंटू 3, है ना, ये नॉर्मेलिटी के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड बाई 100 into 1000, ये कर दो, इससे तो ये 10 आ गया यहाँ पे। 14.25 डिवाइड इंटू 3 डिवाइड बाई 107, 14.25 कितना हो जाएगा? 42.75 डिवाइड बाई 107, तो 0.4 के आसपास आने लग जाएगा। QAC भी लगा सकते हैं, हाँ QAC भी लगा सकते हो, इसमें तो क्या क्या खासा ही नहीं। FeCl3 से FeOH होल थ्राइस बन रहा है, मोल्स ऑफ आयरन सेम रहने वाले हैं, QAC लगा दो, कुछ भी लगा दो।
यहाँ पे बस वैलेंसी वेक्टर कैसे निकाला, सॉल्ट का R से निकाला, 3+ आ रहा है उससे, ये हो गया 25। और कौन सा क्वेश्चन है, 27 और 24 भी पूछा था क्या, 24 में क्या है, अ मिक्सचर ऑफ Na2C2O4 एंड KHC2O4.H2C2O4। तो बस इसके वैलेंसी वेक्टर देख लो, ये सॉल्ट है, इसका वैलेंसी वेक्टर है 2, और ये जो है ना एसिड की तरह है और इसका वैलेंस वेक्टर है 3। रिक्वायर्ड इक्वल वॉल्यूम ऑफ KMnO4, अच्छा अब नहीं देखेंगे, एसिड का है ना NaOH के साथ वैलेंस वेक्टर 3 है, अगर हमें इसको CO2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो देखना पड़ेगा कितने कार्बन है, 4 कार्बन है यहाँ पे, तो इसका वैलेंस वेक्टर 4 हो जाएगा, C2O4 CO2 में जाएगा KMnO4 के हिसाब से। मोलर रेशियो ऑफ A and B इन द मिक्सचर इज, ठीक है, उस क्वेश्चन को फिर से है ना कॉपी कर लेते हैं, फिर समझाते हैं। देखो कह रहे हैं कि एक मिक्सचर में आपको नहीं पता कि कितने मोल्स A के हैं कितने मोल्स B के हैं, मेरे Na2C2O4 है प्लस ये KHC2O4.H2C2O4 ये दे रखा है इन्होंने, है ना, और ये जो है मान लो इसके A मोल है और इसके B मोल है, ये जो है रिक्वायर्ड इक्वल वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एंड NaOH। तो पहले NaOH के बारे में बात करते हैं, अगर NaOH की रिएक्शन होगी तो Na2C2O4 से तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो एसिड नहीं है, सॉल्ट है, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ बैलेंस फैक्टर 3 है, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस मिक्सचर इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, और यहाँ पे जो एक्चुअली में रिएक्ट करने वाला है वो है ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा इसका बैलेंस फैक्टर 3, 3 भी इक्वल टू 0.1 इनटू वॉल्यूम B, ठीक है। अब और इसका बैलेंस फैक्टर 1 ही है यहाँ पे NaOH, तो 0.1, ये क्वेश्चन 1 हो गया। दूसरे में राइट, अब यहाँ पे Na2C2O4 अगर KMnO4 से रिएक्ट करेगा तो ये CO2 में जाएगा, है ना, कार्बन +3 से +4 में जाएगा, यू हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स आल्सो, तो टोटल चेंज आ जाएगा 2, और यहाँ पे 2 ऐसे C2O4 है तो यहाँ पे टोटल चेंज आ जाएगा 4, तो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे 2A + 4B, इसके किसके बराबर हो जाएंगे KMnO4 एसिडिक मीडियम में ही लेते हैं जनरली, ठीक है, तो आंसर हो गया, मतलब अगर डिफॉल्ट लिखा हुआ है तो है ना ये लेते हैं, ये आ गया, तो ठीक है। अब आपको इससे सॉल्व करना है, तो 3B = 0.1B और दिस इज इक्वल टू, तो क्या करें, सबसे पहले B ही एलिमिनेट कर लेते हैं, अगर मान लो B यहाँ पे तो 3 अननोन हो गए, ये गड़बड़ आ गई, तो इसको B के टर्म्स में रिलेट कर लेते हैं, 0.1B का मतलब है 3B, इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.1 का 3B, तो 0.5 का 15B, तो 2A + 4B = 15B, तो 2A = 11B, तो A = A/B = 5.512, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। C 27, a solution of Na2H2O3 is standardized hydrometrically against 0.1262 gram of KBRO3, and this process required 45 ml of Na2CO3 solution. What is the strength of let's say Na2H2O3? तो ये KBRO3 दे रखा है यहाँ पे, अब इसका मतलब ये हो सकता है कि Na2H2O3 को KBRO3 से रिएक्ट कराया हो, ठीक है। स्टैंडर्डाइज अगेंस्ट का मतलब यही होता है राइट, कि इसके रेस्पेक्ट में इसकी रिएक्शन कराई है,
एंड द स्ट्रेंथ ऑफ Na2H2O3 दे रखी है। चलो देखते हैं, सोचते हैं इसके बारे में क्या हुआ। आयोडोमेट्रिकली तो मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडोमेट्रिकली। यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी नहीं बन रही है कि क्या करना चाह रहे हैं। चलो देखते हैं एक बार। अगर मान लो KBRO3 की सिंपल सेम साथ साथ रिएक्शन हो रही है Na2H2O3 से, जनरली ये तो Na2H4O6 में जाता है, क्योंकि ये पता नहीं है कि ये बन क्या रहा है लास्ट में, Na2H4O6 बन रहा है या Na2SO4 बन रहा है, दिस इज नॉट क्लियर। ठीक है, तो अभी Na2H4O6 करके सॉल्व कर लेते हैं। और ये KBRO3 Br+5 में है, ये प्लस कितना आता है इसमें 2 में है, 2.5 में पहुंचा, वैलेंस वेक्टर 1 आता है। और यहाँ ये Br जो है वो किस में पहुंचेगा, Br तो Br- में पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका कितना आ रहा है, इसका वैलेंस वेक्टर 2 है, नहीं सॉरी 1 है, और इसका वैलेंस वेक्टर -5 से 0 में जा रहा है, -1 में जा रहा है, 6। फैक्टर 6 मान लेते। तो इसने बोला है कि 0.1, पहले इसके मोल्स निकालो KBRO3 के। पोटेशियम 39, Br 80, ऑक्सीजन 16 into 348, कितना हुआ है 119 and 48 167। ठीक है, अब ये 0.1262 डिवाइड बाई 167, ये तो मोल्स हो गए। अच्छा इंटू 6 ये हो गया इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, किसके बराबर हो जाएंगे, इसका बैलेंस वेक्टर 1 है, वॉल्यूम 45 ml है, इसको 1000 में से डिवाइड, मोलैरिटी देखते हैं शायद कुछ आ जाए तो ठीक है। m की वैल्यू 1000 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 126.2 into 6 divided by 167 and that is equal to 45 m। 45 नीचे आ गया, 0.1 आता है आंसर 0.1 आ रहा है। हाँ इससे सर इसी से आ रहा है कैलकुलेट करके। हाँ सर 9, अब 16 into 9 कितना हो जाएगा, 9 क्यों, 7.5 ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 167 into 7.5 67.2, हाँ तो ये आ रहा है 1252, जैसे 126.2 1252.5 इससे आ गया 0.1, ये आ गया 0.1 मोलर आ गया इससे आंसर। और ये भी सही हो जाएगा फिर 0.1 नॉर्मल। वही सर। आंसर क्या है, सर बी दिया है। हाँ तो दोनों ही सेम मुझे सही हो जाएंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बस एक ही प्रॉब्लम थी कि हमें क्लियरिटी नहीं थी कि ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, ये क्लियरिटी नहीं है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में डाउट आ जाता है। जो जनरली होता है वो मैंने लिख दिया, आइडोमेट्रिकली Na2H2O3 Na2H4O6 में जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 तक और कोई डाउट, 32 तक। सर 32 को एक बार दे दीजिए आप। 32 a mixture solution of potassium hydroxide KOH and sodium carbonate Na2CO3 required 50 ml of N/20 HCl solution when titrated with phenolphthalein as indicator। तो बस ठीक है, ये तो न्यूट्रलाइज होगा बट इसका एक ही जाएगा, तो मान लो इसके मोल A हैं, इसके B हैं,
A प्लस बी इक्वल्स टू 15 इंटू 1/20, ये आ गए मिलीमोल्स, ये मिलीमोल्स है, ये A and B. The same amount of solution when titrated with methyl, same amount of solution का मतलब क्या है कि फिर से वो सेम सॉल्यूशन फ्रेशली कर रहे हैं, titrated with methyl orange as indicator required 25 ml, तो A plus 2B है ना, Na2CO3 अब पूरा NaHCO3 और उसके आगे भी जाएगा, requires 25 ml same acid into 1/20. B की वैल्यू तो डायरेक्टली निकल गई, B is nothing but 15 और 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 10 into 1/20, तो इससे आ गया 0.5 मिलीमोल। 0.5 आया तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.25 मिलीमोल बस। KOH present in the solution is KOH का कितना आया 0.25, तो 0.25 मिलीमोल मतलब 1000 into 1000 तो यही है, और KOH का मास कितना हुआ 39, 40, 56, तो ये हो गया 14, तो ये आ गया 0.014 ग्राम। थैंक यू सर। अब बताओ एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप, विदाउट कॉम्प्रिहेंशन टाइप कहीं। क्वेश्चन नंबर 31, ओके क्वेश्चन नंबर 31 पीछे। 0.7 gram mixture of Na2NH ammonium sulfate was boiled with 100 ml of NaOH। क्या होगा अभी मैंने बताया, अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन NaOH से होगी तो अमोनिया रिलीज होगी, all the ammonia evolved, ठीक है, and get displaced in solution itself, okay, the remaining solution was diluted to 250 ml, okay, and 25 ml of this solution was neutralized using 10 ml of this, and the percentage purity of ammonium sulfate sample is, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, देखो ये जो सॉल्यूशन था इसमें NaOH डाला, ऑब्वियसली NaOH एक्सेस में है तो उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बैक टाइट्रेट कर रहे हैं H2SO4 से, ठीक है, बस यही है यहाँ पे क्वेश्चन। वैलेंसी वेक्टर ऑफ अमोनियम सल्फेट कितना होगा, NH4 प्लस सॉल्ट की तरह ले रहे हैं, SO4 2 माइनस, या फिर एसिड की तरह भी लोगे तो ये NH3 प्लस H2SO4 लिखा हुआ है, वैलेंस वेक्टर 2 है, राइट। अब हम देख लें कि अमोनियम सल्फेट के कितने इक्विवेलेंट NaOH से रिएक्ट किए, कैसे पता चलेगा, राइट। इन सारे जो भी यहाँ पे दे रखे हैं लेट्स से NaOH, उसमें देख लें H2SO4 कितना डालना पड़ा, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे कितने मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH दे रखे हैं, 100 into 0.2 is 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ये टोटल दे रखे हैं। रिमेनिंग सॉल्यूशन वाज डाइल्यूटेड टू 250 ml, इसका मतलब क्या है 100 ml पहला था, उसको 150 ml और डाल दिया उसमें, लागे इससे कोई लेना देना नहीं है, अब सॉल्यूशन 250 ml बन चुका है। एनीवे 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज यूजिंग दिस, 250 ml के लिए कितना रह जाएगा, मतलब एक्सेस में बेस कितना है वो निकाल लिया, 250 ml के लिए कितना आ जाएगा, इसका 10 into 0.1 है ना, 10 ज्यादा हो जाएगा ना, 25 ml के लिए इतना, तो 250 ml के लिए कितना हो गया, ये 1 और ये 10 आ गया, तो -10 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 का निकाल दिया। याद रखना है नॉर्मलिटी दे रखी है इसलिए बैलेंस वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो अमोनियम सल्फेट के इक्विवेलेंट कितने आए 10, 20 NaOH के थे, 10 H2SO4 से बैक टाइट्रेट किए तो रिएक्ट कितने किए होंगे 10, बस हो गया, 10 आए, बैलेंस वेक्टर 2 है, मोल्स कितने होंगे मिलीमोल्स, मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे 10 डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ना 5, बस मोलर मास, मोल्स हो गए। मोलर मास कितना है अमोनियम 18 into 2 36 96 132, 132 into 5 कितना हो गया 660, तो आ गया 0.66 ग्राम। तो इन्होंने पूछा परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, तो 0.66 ग्राम डिवाइड बाय 0.7 into 100 और 94 पॉइंट समथिंग यही आएगा, ठीक है भाई सौरभ।
समझ में आ गया? यस सर। ये अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, मैं ये मान रहा हूँ। अब ये पैसेज में बता दो किसी में कोई डाउट हो। सब्जेक्टिव और कोई डाउट? बस ये लास्ट तक, एनी अदर डाउट? क्वेश्चन नंबर कौन से 3 की बैलेंसिंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 सर पैसेज 1। पैसेज 1 ये FeS2। यस सर। यस इसमें इसमें ये याद रखना है, ये फूल्स गोल्ड होता है। यस सर। सल्फाइड, ये सल्फाइड नहीं है, सल्फर -1 में और ये +2 में हो जाएगी बैलेंस। तुमने से -2 ले लिया होगा नहीं सर, माइनस होने लिया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी सर थोड़ी। तो देख लेते हैं, +2 -1 SO2, ये Fe2O3 प्लस SO2, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे ये +4 है। ओके, और ऑक्सीजन 0 है और ये -2 है। पहले आयरन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, तो यहाँ 4 हो गए तो ये 4। ठीक है, राइट। यहाँ ऑक्सीजन भी बैलेंस करना पड़ेगा। यस, और कुछ तो है नहीं, तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। कितने ऑक्सीजन यहाँ? रेडियस उसमें भी रेडियस हो रहा है ना, फर्स्ट वाले में भी। यस सर, Fe2O3 में भी तो रिड्यूस हो रहा है। हाँ, दोनों में हो रहा है, मतलब भाई तो दोनों काउंट करने पड़ेंगे ना। ये कितना हो गया 3 और ये हो गया 8, 11, तो 11/2, तो ये तो ऐसे ही बैलेंस हो गया। अब इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड B? तो अगर यहाँ पे हम उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11, 4 11 देख बस। लेकिन इसमें इसमें देखो, अगर बैलेंस फैक्टर सेम आ रहा है, हम तो ये चेक क्रॉस चेक भी नहीं किया, ऐसे ही बैलेंस हो गया है। तो एक बार देखते हैं भाई, है ना। रुक जा, रुक जा, रुक जा, गड़बड़ भी हो सकता है ऐसा। जस्ट मेक श्योर कि हमने सही किया है। ठीक है, +2 से ये आया, +2 से ये आया +3, कितना चेंज हुआ? 1, 2 थे तो 2 का चेंज, और -1 से ये कितना हुआ चेंज? +4, 5 का चेंज। कितने हैं? 4 into 5 हो जाएगा 20, 22 आ गया ये। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन 0 से -2 में गया, है ना, तो 2 into 11, हाँ ठीक है 22 सही है। तो ये बैलेंसिंग से। और कोई डाउट भाई इसमें? हाँ बताओ, सब्जेक्टिव में क्या डाउट है? सब्जेक्टिव जल्दी जल्दी पूछ लो, क्योंकि ये इस चैप्टर को सभी लोग अपने हिसाब से रेट करो, 10 out of 10। कितना कॉन्फिडेंस आ चुका है तुम्हें? मुझे भेजो मैसेज। एक पोल ले लेते हैं, रुक जाओ, पोल है क्या? वेट वेट वेट, 1 to 10 का एक पोल बना देते हैं। ये 1 to 10 का नहीं, out of 5 का एक पोल है। ठीक है, अपने हिसाब से अपने आप इसको रेट करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, 5 मैक्सिमम, 1 मिनिमम। मतलब अगर आप 5 क्वेश्चन करोगे तो आपसे 5 के 5 सही हो जाएंगे, 4 सही होंगे। ऑब्वियसली बात है, 5 तो कोई देने वाला नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस तो किसी के अंदर पास नहीं है। करो जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। अरे भैया, आप लोगों के पास पोल ही नहीं आता है। अंश बोल आ गया? अंश कहाँ है? अंश लड़के के पास पोल यस सर, आया है सर। यस सर, यस सर, आया है। आ गया। आया है सर इस बार। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 पैसेज 1 में तो 7 ये रहा। यहाँ लिखा हुआ है BaMnO4 ऑक्सीडाइजेस K4। अब तक आप लोग पोल करो, मैं ये क्वेश्चन BaMnO4 ऑक्सीडाइजेस K4 efficiency into K+। ठीक है, ओके, इन द एसिडिक मीडियम where BaMnO4 itself reduced to Mn2+।
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इस ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी वैलेंस वेक्टर कितना है 10। ये MnO4 उस Mn में गया तो +7 से +2 बैलेंस करेंगे तो 2 से लिखना पड़ेगा, तो +7 से +2 5 का चेंज, और 2 Mn के लिए तो 10। और ये आपको याद हो K4 एफिशिएंसी के लिए, इसके लिए 61 आता था, याद है। Then how many moles of BaMnO4 will react with 1 mole of, ठीक है, आंसर हो गया 6.1। इसका 10 आया, इसका 61 आया, तो बस 6.1। तो एक बार बताएंगे 61 के साथ। अच्छा, तो देखो इसको कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो FeCN6 जो है वो 4 माइनस में है, तो यहाँ पे अंदर देखा +2 और ये -1 है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कार्बन -1 में, राइट। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया, लेट्स से ओवर हियर दिस इज -3 और दिस इज +2। ये कैसे देखा, तीनों लेट्स से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने खींच लिए, आया +3 बट माइनस ऑलरेडी है तो +2, ये नेट, ठीक है। बस अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये Fe3+, तो चेंज कितना आया 1, +2 से +1 1 का चेंज, +2 से फिर यहाँ पे CO2 6 है तो 6, एक के लिए चेंज कितना आया +2 से +4, तो 6 के लिए आया 12 का चेंज। यहाँ नाइट्रोजन -3 से NO3 -+5, -3 से +5 होता है 8, 8 × 6 कितना हो जाएगा 48, 48 + 12 + 1 65, ठीक है। यस अब देखते हैं पोल का रिजल्ट, अभी भी बहुत कम लोगों ने दिया है भाई, पोल देने में इतना वो क्यों, आलस क्यों। हाँ ना, कुछ भी लिख दो, कौन देख रहा है भाई, तो वोटिंग जल्दी जल्दी, कितने ही लोगों, क्या 100 में से 50 लोगों ने दिया है, यही तो लिखोगे कि तुम्हें नहीं आता है, तो लिख दो नहीं आता है। 50 जो लोग नॉट इंटरेस्टेड टाइप के हैं उनको छोड़ देते हैं। ऑलमोस्ट दिस इज द पिक्चर, ठीक है। तो 12 लोग हैं जिन्होंने एक्सरसाइज पूरी ढंग से कर रखी है, दे आर फीलिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट। जिन्होंने आधी अधूरी की है वो थर्ड पे आ गए हैं ना, ऐसे ही है ना, अपने एफर्ट से आ गए बस। और वो 50 वो है जिन्होंने पोल नहीं किया, उन्होंने की नहीं एक्सरसाइज बिल्कुल भी सॉल्व। तो देख लो, ऐसे ही होता है आईआईटी में कंपटीशन। अभी डिजिटल वाले आप लोगों ने रिजल्ट देखे, उसमें केविन को हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, बाकी तो और सेंटर से भी रिजल्ट है, केविन हमारा स्टूडेंट था। तो आप ये देख लो कि पढ़ने वाले बच्चे एकदम बहुत कम रह जाएंगे। भी आपके जो 100 बच्चे बैठे हैं जो क्लास में भी, उनमें से केवल 12 13 15 लोगों ने क्लास होमवर्क किया है, ठीक है। अभी एक बच्चे का कॉल आया था मेरे पास, और उसने क्या किया था, उसका मैथ्स और फिजिक्स तो काफी अच्छा था, उसका केमिस्ट्री अच्छा नहीं था, तो गया काफी नहीं आया, उसका रैंक विनर बना ही नहीं। चारों अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट हुए ना जेईई मेंस के, सब में यही दिक्कत हो गई। ओवरऑल मतलब मैथ्स और फिजिक्स उसका ठीक था, और केमिस्ट्री में उसके परसेंटाइल नहीं आए, तो ओवरऑल भी चली गई रैंक। यही है दिक्कत। पहले आप तीनों सब्जेक्ट को बराबर प्रायोरिटी दो, ठीक है। जब बराबर प्रायोरिटी दोगे तो आपके कट ऑफ होने के अच्छे चांसेस हैं। दूसरा, पढ़ो, अब टाइम आ गया भाई पढ़ने का, ठीक है। 100 लोगों में 12 लोग जो है एक्सरसाइज करके आए हैं, ऐसे ही कॉम्पिटिशन खत्म हो गया, इन्हीं 12 15 20 में है कॉम्पिटिशन। तो क्वेश्चन बताओ भाई जल्दी जल्दी, और ये तो बातें बहुत बार बता चुके हैं भाई, ये कर लो ये कर लो, है ना। बताओ इनमें क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 15, 14 15 23, 14 15 23, 14 क्या दे रखा है, 20 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ BaOH वोल्टाइज इज डिसॉल्व्ड in 10 ml of 0.5 molar HCl solution, ठीक है।
The excess HCl was titrated with 0.2 normal NaOH, मतलब back titrated हुआ है. Volume of NaOH was used as 10 cc, मतलब 10 ml. cc मतलब centimeter cube, 10 ml. Calculate the percentage of BOH whole twice in sample. देख लो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितने आए? 0.2 into 10 2 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH तो यूज हुए HCl को न्यूट्रलाइज कराने में. HCl के कितने इक्विवेलेंट लिए थे आपने? 5. 5 minus 2 तो 3 ने BaOH whole twice को न्यूट्रलाइज किया. BaOH whole twice मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए? 3. मोल्स कितने हो जाएंगे? तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into वैलेंसी वेक्टर into मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया 3 into 10 to the minus 3. मिली इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया. मोल्स आ गए कितने? 1.5 into 10 to the minus 3. मास कितना आ जाएगा? राइट. तो बेरियम का है 171 और OH का 17 into 2 34 आ गया 205. बस 205 की इससे मल्टीप्लाई कर दो. 205 1.5 into 10 to the minus 3. तो बहुत ही कम आ गया. कितना? नहीं सॉरी, ये कितना हो गया? 307.5 और ये हो गया 0.3 से. तो 0.3 आया बस 20 ग्राम में. आंसर कितना है? 0.3 डिवाइड बाय 20 into 100 दैट इज 1.5% आ रहा है आंसर. वही आया 1.3 1.28% है पीछे आंसर. अच्छा हाँ नहीं 1.28 कैसे आएगा? 205 तो आया ही था यहाँ पे. 205 से ये 1.5 ही आएगा 20 ग्राम में. ये हमने सही किया ना. ये 35. इसको थोड़ा और मान लो ज्यादा तो 307 तो 1.5 समथिंग आएगा. कुल लगे ये बहुत कम है आंसर. ठीक है 14 15 में वही है ना. जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं वो यही है. इसका बैलेंस वेक्टर एसिड की तरह कितना है? 3. के मोल्स कितने आ गए? इन्होंने नॉर्मलिटी दे रखी है एज एन एसिड. मोल्स निकाल लोगे 0.2 डिवाइड बाई मतलब मोलारिटी निकाल लोगे 0.2 डिवाइड बाई 3. ये मोलारिटी आ गई. नॉर्मलिटी एज रिड्यूसिंग एजेंट. अब ये CO2 में जाएगा तो बैलेंस वेक्टर हो जाएगा 4 है ना. C2O4 CO2 में जाएगा राइट. तो 2 CO2O4 है तो 4 हो गया. 4 into 4 तो आ गया 0.8 डिवाइड बाई 3. देख लो 0.266 ऐसे आ रहा है. ठीक है 14 15 23 क्या है? 50 ml of solution 1 gram each of Na2CO3 NaHCO3 and NaOH was titrated with normal HCl. What will be the titer reading if only phenolphthalein indicator was used? तो phenolphthalein में ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ये तो होगा ही नहीं और ये NaHCO3 तक होगा. Only methyl iron is used as indicator from the beginning. तो ये तीनों हो जाएंगे पूरे. ठीक है. अब आप मोल्स निकाल लेना. 1 ग्राम सबके हैं तो है ना. 1 ग्राम से कितने कितने मोल्स बनेंगे? 1/40. मिथाइल ऑरेंज एडेड आफ्टर द फर्स्ट एंड पॉइंट. बस अब ये Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया तो ये दो NaHCO3 आ गए. इनका न्यूट्रलाइजेशन होगा. ये कर लोगे 23 का C. यस सर हो जाएगा. चलो और कोई डाउट इस एक्सरसाइज में है आगे? 18 and 22 क्या है? Hydrogen peroxide solution 20 ml reacts quantitatively with a solution of KMnO4 20 ml. Acetaldehyde with ठीक है. Okay. The same amount of KMnO4 is just decolorized by 10 ml of MnSO4 in neutral medium. ठीक है. Neutral medium simultaneously forming a dark brown precipitate of hydrated of MnO2. ठीक है. The brown precipitate is dissolved in is 10 ml of sodium oxalate under boiling condition in presence of dilute H2SO4. Calculate the molarity of CO2. ठीक है.
फिर से एक बार देख समझ लेते हैं। H2O2 की रिएक्शन हो रही है KMnO4 से। अब बताओ इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, बताओ। तो KMnO4 हाईएस्ट पॉसिबल, क्योंकि H2O2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको ये बात पता है, और KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट Mn इज ऑलरेडी इन हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +7, और H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, ये दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो O2, और ये KMnO4 कितने में जा रहा है, एसिडिफाइड पर डाइल्यूट H2SO4, तो Mn2+ में जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस फैक्टर आपको पता है 5 और इसका बैलेंस फैक्टर आपको पता है 2, ठीक है। 20 ml रिएक्ट्स 20 ml, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मोलारिटी मान लो M1 है, इसकी मोलारिटी M2 है, तो 2 × M1 × 20 ml इक्वल्स टू 5 × M2 × 20। M1 और M2 के बीच में रिलेशन आ गया, मतलब 2M1 इक्वल्स टू 5M2, ठीक है। The same volume of KMnO4, same volume मतलब 20 ml, just decolorized by 10 ml of MnSO4 in neutral medium। अब यहाँ पे क्या होगा, MnO4 MnSO4 दोनों मिलके क्या बनाएंगे, MnO2 बनाएंगे, इस +4, ये +2 है, +7, दोनों मिलके बनाएंगे, मतलब 2 बार MnO2। इसका बैलेंस वेक्टर आ गया कितना 3, इसका बैलेंस वेक्टर आ गया कितना 2, ठीक है। 3 इंटू इसका मोलारिटी थी M2 × 20 equals to 2 into MnO2, 10 ml of MnSO4 in solution, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसकी भी इन्होंने मोलारिटी नहीं दे रखी है, M3 लेट से into 10, ठीक है, ओके। Simultaneously forming a down, ठीक है। The brown precipitate is dissolved in, ओके, जितना भी ये MnO2 बना यहाँ से, राइट, वो डिसॉल्व हुआ in 10 ml of 0.2 molar sodium oxalate solution under boiling condition। तो आई थिंक सोडियम ऑक्सलेट में ऑक्सलेट ऑक्सीडाइज होगा और MnO2 रिड्यूस होगा, ऐसा होगा, है ना। सोडियम ऑक्सलेट देख लो, Na2 C2O4 है, रिएक्शन हो रही है MnO2 से, ठीक है। ब्राउन, ठीक है, बॉइलिंग कंडीशन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा, ये अगर +3 है तो ये तो ऑक्सीडाइज होकर CO2 में जाएगा +4, और ये +4 से एक ही पॉसिबिलिटी है +2 में जाने की, Men2+ में जाएगा तो 2। यही आपको शायद नहीं पता होगा, ये आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बैलेंस वेक्टर कितना आ गया, इसका बैलेंस वेक्टर 2, इसका भी बैलेंस वेक्टर 2, ठीक है। अब यहाँ कितना बना ये MnO2, ये सोचो, यहाँ पे डबल बना, जितने भी इसके इक्विवेलेंट आए उसके डबल है ना, इससे भी बने MnO2, इससे भी बने, ये अगर मैं M2 के टर्म्स में ही ले लूं तो इसके डबल, मतलब 6 × M2 × 20 किसके बराबर है, 10 ml of 0.2 molar oxalate, तो 10 × 0.2 molar oxalate valence vector 2 equals to 6 × M2 × 20, तो 20 से तो ये कट गया, M2 की वैल्यू आ गई 0.2 डिवाइड बाई 6 मतलब 1/30, M2 की वैल्यू 1/30 आई। और यहाँ पे इन्होंने पूछा मोलारिटी ऑफ H2O2, तो ये रिलेशन यहाँ डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू आई 1/30, 1/6, M1 1/12, देखो 1/12 है आंसर। और अब बताओ क्या है आंसर, 0.1 है आंसर सर। 0.1 का मतलब तो 1/10 हो गया फिर। सर आपने वो 2 कैसे कंसीडर किया? MnO2 तो डबल बनेगा ना, हाँ सर, ओके सर। MnO4 से भी बन रहा है। हाँ सर, तो 2 बार, हाँ सर समझा। अरे कितना है आंसर, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है, 0.1 मोलर आया है।
क्या गलती करी हमने? यहाँ ठीक है, बोलते हमने यहाँ की 10 इंटू 0.2 इंटू 2, यहाँ बैलेंस फैक्टर लिखा है, यहाँ पे भी लिखना था इसका बैलेंस फैक्टर 2 इंटू और ये पूरा 6 इंटू m2 20 से 20 गया तो m2 की वैल्यू आती है हमारी 1/60 आती है। 1/60 आएगी तो फिर आंसर कितना आ जाएगा? तो और भी कम आ रहा है। न्यूट्रल मीडियम साइमल्टेनियसली फॉर्मिंग ए डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट। डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट यही दे रखा है इन्होंने। बैलेंस वेक्टर 3 है, मोलैरिटी m2 ही है। और इसका ये m2 रिएक्शन को ना पूरा लिख लेते हैं एक बार, हो सकता है हम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ये MnO4 बैलेंस करके लिख लेते हैं, MnSO4 नहीं MnO2 सॉरी, इज फॉर्मिंग MnSO4, MnSO4 फॉर्मिंग MnO2। मैंने गलती करी है, अभी मेरे को याद रियलाइज हो गया। यस, मैंने डबल मान लिया ना, यहाँ बैलेंस वेक्टर अलग अलग थे। तो ये कितना है, या तो मैं इक्विवेलेंट में ही रखता इसलिए गलत हो गया। ये कितना है 3 और ये कितना है 2, तो क्या हो जाएगा बैलेंसिंग 2 और 3, फिर आ जाएगा 2 3 2 3, तो ये 5 बन गए। 2 MnO4 plus 3 MnSO4 will give 5 MnO2। ये गलती हो गई। हाउ मेनी मोल्स आर वी आर टेकिंग ओवर हियर? अगर मोल्स देख लें केवल, बैलेंस वेक्टर छोड़ दो, है ना, तो इसकी मोलैरिटी m2 इंटू 20, ठीक है, m2 इंटू 20, ये इतने मोल्स हो गए। ये 2 से बनेंगे 5, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे इसके टर्म्स में? अगर हम देखेंगे तो 50 इंटू m2, क्या आ गए इसके मोल? ठीक है, समझ में आ गई? या तो हम इसका बैलेंस वेक्टर लेते, तो इसका बैलेंस वेक्टर आता 6/5, हमने गलती कर दी वहां पे, हमने बैलेंस वेक्टर कुछ और ले लिया डायरेक्टली, तो वो गलत हो गया। तो बस अब आ जाएगा आंसर। अब ये वाली बात है ना, खत्म करते हैं यहाँ से। अब ये हमें पता चल गया इसके मोल्स कितने हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये था 10 इंटू 0.2 इंटू 2, ये इसके आ गए 10 इंटू 0.2 इंटू 2 इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल्स आर हियर? यहाँ पे 50 इंटू m2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, m2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, इससे आया ये 2/50, ये m2 आया 2/50, यहाँ पे देख लो 2/50 से यहाँ पे लिखा था 2m1 इक्वल्स टू 5m2, 2m1 इक्वल्स टू 5 इंटू 2/50 इज 10। हाँ सर 0.1 आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी जल्दबाजी में एक गलती कर दी हमने, तो बैलेंस कर लो उस रिएक्शन को, वैसे निकाल लो या फिर बैलेंस फैक्टर से निकालो, क्योंकि वो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई है ऐसा। और कोई डाउट का 22 के अलावा?
एक और बोला था तुमने 18 बढ़िया। In 100 ml solution of FeC2O4 and FeSO4 is completely oxidized by 60 ml of 0.2 molar KMnO4 in acidic medium. ठीक है, तो देखो FeC2O4 में तो ये वैलेंस वेक्टर आ गया 3, FeSO4 में वैलेंस वेक्टर आएगा 1, फेरस फेरिक में जाएगा और C2O4 CO2 में जाएगा, तो ये आ गया। रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज देन रिड्यूस्ड बाय Zn एंड डाइल्यूट HCl, ये तो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये कुछ एक्सेस होगा, तो अगर KMnO4 बचा होगा वो किससे रिड्यूस होगा? Zn से। The reducing solution is again oxidized completely by 40 ml of this। अब ये Zn से रिड्यूस होगा, इसका मतलब Zn ऑक्सीडाइज होगा, तो Zn2+1 पहुंच गया। The sample is again oxidized completely by एक मिनट फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया है बस, और कुछ नहीं है। लिखा है कि ये सॉल्यूशन इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज देन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन मतलब ये ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, ये तो खत्म हो गया कंप्लीटली, सॉरी उल्टा। अभी देखते हैं FeC2O4 के लिए से XML है, ठीक है, XML है ओवर हियर, और ये तो XML छोड़ो, ठीक है, ML रहने देते हैं। सर मोल्स में जा सकते हैं, हाँ मोल्स X मान लो, राइट, X मोल्स है, FeSO4 के आपके Y मोल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ 100 ml सॉल्यूशन दे रखा है, तो ओके। यहाँ पे इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे 3x और यहाँ पे हो जाएंगे y। इसके बराबर है 60 ml इंटू 0.2 इन एसिडिक मीडियम, तो 3x प्लस y मिली इक्विवेलेंट लेते हैं, इज नथिंग बट इक्वल्स टू 60 इंटू 0.02 इंटू, है ना, 5, तो ये कितना हो जाएगा? 60 से 0.2 और ये 5, तो 6 आ गया, है ना, राइट। अब क्या कह रहे हैं? रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इसका मतलब ये Fe3+ में पहुंच चुका है और ये तो CO2 बन के निकल चुकी होगी, है ना, तो कुल मिला के अभी ये सॉल्यूशन पूरा Fe3+ में है, और जितने भी Fe3+ के मोल्स होंगे वो सारे के सारे जिंक से रिएक्ट कर रहे हैं, तो Zn2+ बना रहे हैं और Fe यहाँ पे 2+ बना रहे हैं, ऐसा Fe3+ से Fe2+ चला गया। रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय, इससे अब कुछ लेना देना नहीं है, एंड द रिड्यूस्ड सॉल्यूशन इज अगेन ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली बाय 40 ml ऑफ दिस। अब सारे के सारे Fe2+ में पहुंच चुके हैं, कितने पहुंच चुके हैं Fe2+ में? कितने मोल्स यहाँ पे होंगे, है ना, अगर इसके मोल्स है ना, इसके मोल्स कितने थे? x, इसके मोल्स थे y, तो x + y हो गया, करेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे वैलेंस वेक्टर 1 ही है, राइट। CO2 पे ध्यान मत देना, CO2 निकल चुका है, राइट। अब ये कितना आ जाएगा? इससे आ गया ये, है ना, x + y = 40 इंटू 0.02 इंटू 5, तो इससे आ जाएगा 4, x + y की वैल्यू आ गई 4। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 3। कैलकुलेट द मोलैरिटी इन द सॉल्यूशन, x की वैल्यू 1 आ गई, तो y की वैल्यू 3, मतलब ये मिली मोल्स आ गए। 1 × 10⁻³ डिवाइड बाय 100 × 1000, ऐसे तो 0.01 0.03, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन खत्म यस सर। है ना, हो गया। हाँ,
5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं और फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एंड आधा घंटा पढ़ाएंगे, ठीक है, 2:15 तक छोड़ देंगे। अभी 5 नहीं 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 2:20 तक पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी ब्रेक दे रहे हैं और ये अलग डाल देंगे है ना डिस्कशन वाले में, ठीक है।